नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष पेशकश में। मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। इस हफ्ते की स्टार शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है, अगर हम कहते हैं कि यार पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स में जा रहा है, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है, जब पॉलिटिक्स का नाम हो और उनकी पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा हो, तो चीज़ें डिग्निफाइड रहती हैं, सोफिस्टिकेटेड रहती हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ में लेकर चलने वाली होती है। एक ऐसे शख्स जिनकी सभी छवि बहुत साफ है, एक ऐसे शख्स जिन पर कोई दाग नहीं है, एक ऐसे शख्स जो अपने क्षेत्र में जाकर राम भजन भी करते हैं और विधानसभा में बैठकर वी द पीपल और किस तरीके से हमारा संविधान है, संविधान की दुहाई देकर एक विधानसभा को ई विधानसभा बनाने का सपना देखते हैं। 1991 से लेकर अभी तक का दौर 8 बार मेहनत करी, प्रदेश का दिल जीता, विधायक से लेकर कार्यकर्ता, मंत्री सब कुछ, चाय पर चर्चा से लेकर आज एक ऐसी शख्सियत ये है जो सदन की सबसे गौरवान्वित और गरिमा वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अभी अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो मेरी तरफ विंडो में सतीश महाना साहब हैं, नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के और एक ऐसे नेता जो विवादों से दूर रहते, एक ऐसे नेता जिनके साथ सारे दल खड़े होने के लिए राजी रहते, यूपी असेंबली स्पीकर हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत डिटेल थैंक यू। परिचय दे दिया है, लेकिन सबको पता है आपके बारे में, जो मैंने बोला है वो पूरा टिक मार्क है। थैंक यू। चलिए सर, कुछ सीरियस बातों से बात कर लेते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिक्स के बारे में अब हमसे आप बात नहीं कर पाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और एसपी जो हम मीडिया वाले करते हैं, अब वो बात करने का समय आपसे गया। अब जो बात है सबसे पहले यही है कि 1991 में जब खुद आपको ढूंढा गया, खुद पर्ची देने, टिकट देने आना गया, तब से लेकर अभी तक के सफर की रोलर कोस्टर राइड और कैसे कानपुर का ये जो शख्स है, जो एक बॉर्न आरएसएस चाइल्ड है, आज सबको साथ लेकर चल रहा है। थोड़ा सा अपने सफर के बारे में बताइए। My father came from western part of Punjab और वो आकर यहाँ पर कानपुर में बसे। मैं समझ में 47, 48। आई एम 1960 born, तो मैं वहीं पर उसी घर में जन्म लिया था जिस घर में मैं आज भी रहता हूँ। संघ का स्वयंसेवक था। राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में 1984 में जब आज़ादी के बाद शुरू हुआ, उस समय मैं राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ गया। 91 में जब पहली बार मैं शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में नहीं, तो डिटेल बताऊंगा तो बहुत टाइम उसी में लगेगा। 91 में जिस समय आम इलेक्शन से, तो मेरे को संघ की योजना के अंतर्गत ये कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना। मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था कि मतलब मेरे से इलेक्शंस का क्या मतलब, मेरे से राजनीति का क्या मतलब। लेकिन मैं संघ का स्वयं सेवक था, इस नाते से मेरे को कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना। तो मैं चुनाव लड़ा 91 में। तो फिर मेरा जो काम का पैटर्न था वो संघ के योजना के अनुसार था। हम लोग कहते हैं कि संबंध बनाना, घर घर तक व्यक्ति के साथ संपर्क रखना, संपर्क के साथ आदर देना, सम्मान देना, एक पारिवारिक संबंध था। उस नाते से 91 से लेकर मैं लगातार 8 बार एमएलए हूँ। 91 में जब मैं पहली बार जीता तो लोग कहते थे पहली बार जीत गया, दोबारा नहीं जीतेगा। मैंने उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दोबारा आज तक कोई जीता नहीं था जब से देश आजाद हुआ। तो ये परसेप्शन था कि एक बार जीतने का मतलब दोबारा नहीं जीतेगा, क्योंकि पहले कोई नहीं जीता। मैंने कहा ये इशू नहीं है, पहले कोई भी नहीं जीता इसलिए मैं नहीं जीतता। पहले लोगों के बारे में मैं कोई नेगेटिव नहीं बोलना चाहता। आई डोंट स्पीक नेगेटिव अबाउट एनीबॉडी। मैं हर व्यक्ति के बारे में एक पॉजिटिव सोच के आधार पर। तो मैं जीता, मैंने जनता के साथ संबंध बनाया, सड़क पर बैठा, आम व्यक्ति को लगा कि ये हमारा आदमी है, हमारे से जुड़ा हुआ, हमारे जैसा आदमी। मुझे लगता है कि आम व्यक्ति जैसा जब आप दिखोगे तो उनको अपनापन लगेगा, उनके मन में आपके प्रति स्नेह होगा, प्यार होगा, विश्वास होगा। 91, फिर 93, फिर 96, 97 में मिनिस्टर हो गया अर्बन डेवलपमेंट का ऑफ स्टेट टंडन जी के साथ। तो मेरा जो केंद्र बिंदु था वो ये था कि मैं शहरी क्षेत्र से बना हूँ और मैं मिनिस्टर बना हूँ। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय सिटी, माय टाउन। मैं कानपुर महानगर में उस समय मैंने बहुत सारे काम कराए। काम कराने की लंबी श्रृंखला है उस समय। मेरा ध्यान इधर उधर नहीं होता, राजनीति की तरफ मेरा कम ध्यान रहता है। जिस जनता ने मुझे चुना उसके हितों की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। फिर उसके बाद 92, 2002, 2007, तो मुझे याद है एक कार्यकर्ता ने जिस समय भाषण दी थी, वो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था और उसी के आधार के ऊपर मैं काम करता हूँ। उसने कहा कि 1991 में, ये बात बताओ समवेयर इन 2010 की, उन्होंने कहा कि एक नौजवान लड़का 1991 में राजनीतिक क्षेत्र में इस क्षेत्र से विधायक बनने के लिए आया था, घर का सदस्य कब बन गया ये पता नहीं चला। तो राजनीतिक क्षेत्र में विधायक बनने के बाद में लोगों के घर का मेंबर कब बन गया, ना तो मुझे पता चला, ना मेरे क्षेत्र की जनता को पता चला। वो क्या आधार है जिसके कारण मैं फिर 2012 में परिसीमन हुआ
परसीमन के कारण मेरी जो कैंटोनमेंट विधानसभा थी वो 3 हिस्सों में चली गई। जो मेरा घर है जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो एरिया कुछ आउटस्कर्ट के साथ मिल गया और लगभग 20% उसमें रूरल एरिया भी आ गया। 2012 में एक नई कंस्टिट्यूएंसी का नाम हुआ महाराजपुर। तो कभी-कभी लोग इस बात को कहते हैं कि आपने कंस्टिट्यूएंसी चेंज कर ली। मैंने कहा मैंने कभी कंस्टिट्यूएंसी कभी भी चेंज नहीं करी। मेरा डिलिमिटेशन हो गया द प्लेस वेयर आई लिव, द हाउस वेयर आई लिव। इन 1991 आई वोटेड बीइंग सतीश महाना, आई वोटेड फॉर बीजेपी कैंडिडेट सतीश महाना। आई एम स्टिल आज की तारीख में 2022 में भी मैं सतीश महाना बीजेपी के लिए उसी घर से वोट करता हूँ जो 91 मैंने चेंज नहीं करी। डिलिमिटेशंस के कारण कुछ एरिया कट गया, कुछ एरिया जुड़ गया। लेकिन इस क्षेत्र में आने के बाद भी मेरा तीसरा चुनाव है। यहाँ पर भी लोगों का बहुत स्नेह मिला, प्यार मिला, विश्वास मिला, अपनापन मिला, जिसके कारण मैं हर बार पिछली बार से ज्यादा वोट पाकर जीतता हूँ। तो ये मेरे आप पास कर इस कैसे बार लेते हैं? मतलब ये वही पूछना है मुझे, आप कर कैसे लेते हैं? अगर मैं आपको अगर जो भी आपको ट्रैक करता आया है, वैसे भी आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और परवेडिंग आप शादी ब्याह में भी दिख जाते हैं, आप भजन गाते भी दिखते हैं, आप चाय पर चर्चा भी कर लेते हैं, आप नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी शेयर कर लेते हैं, विधायकों के साथ मीटिंग भी कर लेते हैं, विधानसभा भी संभाल लेते हैं, विधानसभा को ई विधानसभा भी कर लेते हैं। इन शॉर्ट, कानपुर का ऐसा कौन सा च्यवनप्राश आपने खाया है सतीश महाना जी कि आप इतने ज्यादा मल्टीटास्कर हैं? बनारसी चाय पिए, च्यवनप्राश खाए, ठगू के लड्डू खाए, क्या आपने खा लिया जो इतनी पावर स्किल्स आ गई आप में? और आप जब मैं लोकप्रिय भी हैं। जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ, एक मंदिर में मैं गया, वहां पर कुछ बहनें पूड़ी बना रही थी, तो मैं उनके साथ पूड़ी भी बना लेता हूँ। और मैं जब जाता हूँ तो एक चाय की दुकान के ऊपर अगर कोई बेटी बहन चाय बनाकर भेजे तो मैं उसके साथ चाय भी बना लेता हूँ। अगर कोई छोटे बच्चों को देखता हूँ कि वो बूटी खेल रहे हैं तो मैं उनके साथ गोटी भी खेल लेता हूँ। तो ये मेरा स्वभाव है। मेरे को जैसा व्यक्ति होता है, मैंने कहा जिस तरह से एक परिवार में आप डिफरेंट रोल अदा करते हो, आप भाई का रोल अदा करते हो, आप पुत्र का रोल अदा करते हो, आप पिता का रोल अदा करते हो, आप बाप का रोल, सारे रोल, सभी रोलों में आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आपकी आवश्यकता होती है। मैं सारे रोल को उसी हिसाब से कि एक परिवार का एक सदस्य होने के नाते से जो बड़ा है उसके प्रति आदर सम्मान, उसको पैर छू लेना, उसको इज्जत देना, जो नौजवान है उसके कंधे के ऊपर हाथ रख लेना, जो बच्चे हैं उनको स्नेह दे देना। मेरे को इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होती है कि मेरे क्षेत्र के अंदर की मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माताएं मेरे को एकदम भाई के तरीके से मानती हैं। बच्चियां मेरे को अंकल बुलाती हैं, मुझे भाई साहब बुलाते हैं। वो उनको भी लगता है कि यार मेरा कोई अपना जो परिवार का सदस्य है वो मेरे पास आया है। इस नाते से हाँ, मेरा हाँ, इस और प्रकार कानपुर का में लेकिन सतीश माना जी, ऐसे कई विधायक हैं, युवा हैं जो बिना बोले ही सत्र पार कर लेते हैं। वो बात सही है कि आपके पास एकेडमिक और अच्छे क्षेत्र के विधायक हैं। आपकी जो विधानसभा है वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, सर्वगुण संपन्न है। तो जो बिना बोले सत्र पार कर देते हैं विधायक, युवा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो फ्रंट फुट पर आ ही नहीं पाते, उन्हें बोलने का मौका भी नहीं मिलता। अब ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जैसे महिला सदस्य हैं, महिला विधायक हैं, तो मैंने एक दिन सारा सिर्फ महिलाओं के लिए डेडिकेट किया। उसमें ये पूरा एजेंडा वाज़ डेडिकेटेड टू द वुमेन एमएलएज़। तो सारे वुमेन एमएलएज़ को मैंने मौका दिया कि सबको बोलना है। एक वुमेन एमएलए हमारे पास है जो 4th टाइम इलेक्शन जीत कर आई थी। फर्स्ट टाइम 1996 में शी वाज़ सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1996, फिर 2002 में, फिर 2012 में और 2022 में, चौथी बार जीती थी। और उन्होंने कभी भी विधानसभा में नहीं बोला था। तो जिस समय मैंने वुमेन एमएलएज़ का किया, तो मैंने उनको कहा कि आपको बोलना पड़ेगा। और वो 25 साल के बाद वो पहली बार विधानसभा में बोली। तो मैंने 25 साल के बाद भी एक महिला सदस्य को बुलवा दिया। बहुत सारे एमएलएस हैं जो नहीं बोलते थे। मैंने उनका आई आइडेंटिफाइड देम, आई पॉइंटेड आउट। मैंने उनको पॉइंट आउट किया और मैंने उनको बुलवाया। मेरी विधानसभा, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 सेशन के अंतर्गत एक बार भी एडजर्नमेंट, सिर्फ एक दिन 36 मिनट्स का एडजर्नमेंट हुआ था, बाकी एडजर्नमेंट नहीं हुआ। मैंने रात को 10 साढ़े 10 बजे तक कई दिन विधानसभा चलाई। एक दिन जरूरत पड़ी तो मैंने एमएलएस को बोला कि आप बोलने के लिए जितनी देर तक बैठे हो मैं उतनी देर तक विधानसभा चलाऊंगा। और उस दिन रात को 12:30 बजे तक मैंने विधानसभा चलाई। सर, विधानसभा में लगभग ऐसी स्थिति है कि एक पार्टी को एक धर्म की पार्टी माना जाता है। लेकिन विधानसभा में आपको संविधान के हिसाब से चलना होता है। संविधान की आपको दुहाई, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और तमाम चीजें समझनी पड़ेंगी संविधान को। लेकिन कुछ ऐसी पार्टीज है जिस पर किसी धर्म को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का या पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आगे बढ़ाने का टैग दिया जाता है। तो इसको आप विधानसभा के अंदर फ्लोर पर कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, विधानसभा का फ्लोर है पब्लिक के ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने का। विधानसभा का फ्लोर है जिस लिए हमारे को जनता ने चुना है उसको काम को वहां पर करने का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को विधानसभा के हाउस में बोला
आप डिबेट करिए, आप बातचीत करिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, उन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करेंगे। अगर आप सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हो, हंगामा करना चाहते हो, तो इसका मतलब यू डोंट वांट टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप जनता की प्रॉब्लम्स नहीं एड्रेस करना चाहते। तो उसके कारण, जैसे मैंने कहा कि लोगों को बताया गया, उसके कारण मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि विधानसभा में जो प्रेजेंस है एमएलएस की, वो बहुत बड़ी है। इट इज मैं प्रेजेंस की बात, सिर्फ अटेंडेंस की बात नहीं कर रहा कि दे कम अटेंड और अपनी अटेंडेंस लगा के चले जाएं। कोई भी रात को, जैसे मैंने आपको बोला कि रात को 12:30 बजे तक भी विधानसभा चल रही थी, तो 150 से ज्यादा सदस्य वहां पर उपस्थित थे। तो सारे मेंबर्स अब विधानसभा में रुचि लेते हैं। उनको पता है कि उनकी जनता उनको देख रही है, उनको पता है कि जो भी बात वो विधानसभा में उठाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग भी विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाती हैं, उसको संबंधित विभाग को भेजा जाए ताकि उनको रिजॉल्व हो। तो अब एमएलए को लगता है कि अगर मैं अपनी बात कहने का मुझे मौका मिला है, अगर मैं नहीं कहूंगा, मैं शोर शराबे में जाऊंगा, वॉकआउट कर जाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे, जिसको उन्होंने अपने क्षेत्र की, जी। अपने शहर की और अपने प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए चुना। इस नाते से पार्टिसिपेशन पहले बहुत से ज्यादा बहुत अच्छा है पहले से। सर, लोकसभा चुनाव 2024 आने में अभी 1 साल है। कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है। विधानसभा चुनाव 2023 एंड में 3 राज्यों में है। मसलन अब खबर ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने 9 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर तमाम सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र में भेज दिया और यूपी से इसकी शुरुआत कर दी गई है, जिसमें वो मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। मेरा आपसे निजी और व्यक्तिगत सवाल है, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन करके आए हैं और वो पल कोई नहीं भूला जब स्टेज पे नरेंद्र मोदी ने आपके लिए बोला था कि कुछ लोग हैं जो पीछे से काम करते हैं, लाइमलाइट में नहीं आते हैं। वो आपके लिए बोला था। क्या बीजेपी, ठीक है, एक आपका एक लगाव है कि नरेंद्र मोदी की आपको तारीफ करनी है, लेकिन एक एनालिसिस भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या बीजेपी वन मैन पार्टी या वन मैन शो बनकर ही रह गई है? नरेंद्र मोदी के अलावा आप लोगों के पास कोई भी विकल्प नहीं है चुनाव में जाने के लिए? नहीं नहीं, ये देखिए, कोई भी ये सौभाग्य की बात होती है कि जो लीडर है, जो लीडर के हिसाब से जिस प्रकार से गंगोत्री निकलती है वहां से आगे, उसी प्रकार से बढ़ती है। अगर जो लीड कर रहा है, आज अगर किसी के बारे में बात होनी है, तो ऑब्वियसली जो हमारा पंच प्रधान है, जो लीडर है सबसे बड़ा, उसी के व्यक्तित्व के ऊपर, उसके काम के ऊपर ही चर्चा होगी ना। आज सौभाग्य पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। ये अमित शाह जी जिस समय भी तो कहते हैं कि हमारे बूथ का कार्यकर्ता सबसे मजबूत कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ताओं के नाते से और समर्पित लोगों के नाते से, एक विचारधारा के नाते से भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सौभाग्य है, जिस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हम सब लोग अटल जी के नाम पर वोट मांगते थे कि वोट अटल को, वोट कमल को। आज माननीय मोदी जी ने इस देश की गरिमा को, इस देश के स्वाभिमान को पूरे दुनिया के अंतर्गत बढ़ाया। मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं पिछले कुछ 2 साल पहले एक कंट्री स्विट्जरलैंड गया था, तो वहाँ एक आम व्यक्ति से दुकानदार ने मुझसे पूछा, यू आर फ्रॉम विच कंट्री? मैंने कहा इंडिया। उसने कहा वो फ्रॉम मोदीज कंट्री। तो मोदी जी का इतना विराट व्यक्तित्व है, तो स्वाभाविक है उनके नाम से जनता के बीच में जो भी हेड होगा, कोई भी पार्टी होती है, अगर समाजवादी पार्टी होती है, आज जो उनका हेड है, तो उन्हीं के नाम से तो वोट मांगते हैं। कांग्रेस है तो गांधी परिवार के नाम के ऊपर तो वोट मांगते हैं। अगर कुछ क्षेत्रीय पार्टियां तो ममता के नाम से वोट मांगती हैं। तो आज वो लोग उस नाते से वोट मांगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा विराट नेतृत्व मिला है मोदी जी के नाम से, जिसने अहर्निश भाव से, बिना थके, बिना रुके सारा जीवन समर्पित कर दिया काम के लिए। आज दुनिया में भारत की साख जमी है। दुनिया फिर उस स्थान के ऊपर भारत को देख रहा है जिस स्थान के विश्व गुरु के ऊपर स्थान के ऊपर स्थापित था। आज अगर हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें और देश में अगर आम गरीब आदमी की बात करें, उन्होंने हर लेवल के ऊपर कनेक्ट किया। शौचालयों के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, हर घर नल के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, किसान सम्मान निधि के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, किसानों के उत्थान के, किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, इसके बारे में नहीं सोचा था। मैं अपनी बात बता देना चाहता हूँ, मेरे को राजनीति में लगभग, आपको मालूम है, 33 ईयर्स हो गए। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना चाहिए और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होना चाहिए, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा उसको करेंगे। तो ये कितने ट्रिलियन इकोनॉमी है, आम जनता के बीच में चर्चा में नहीं रहता था। आदमी सिर्फ इसी फंसा हुआ था कि रोटी, कपड़ा और मकान में किसी तरीके से उसकी 3 जरूरतें पूरी हो जाएं। इन 3 जरूरतों के ऊपर आदमी सोचता नहीं था। लेकिन आज आम आदमी चर्चा करता है, जीडीपी के बारे में चर्चा करता है, प्रगति के बारे में चर्चा करता है, इकोनॉमी के बारे में चर्चा करता है। आज बदलाव है देश में और दुनिया में भारत की छवि का। उसका कारण लेकिन हमारे देश के सर, इंटरनेशनली श्रीमान आप ठीक नरेंद्र कह रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है, आप सीनियर लीडर है, कि इंटरनेशनल इश्यूज, नेशनल इश्यूज, रीजनल इश्यूज
टॉपिकल इश्यूज, ये तमाम इश्यूज में फर्क होता है और वोट पैटर्न भी उस हिसाब से बदलता है। खैर इस पर बात करेंगे, लेकिन आपने जब मोदी जी के व्यक्तित्व की बात की तो मैं ही आपसे जानना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी के वंस अपॉन अ टाइम फ्रेंड, या यूं आप लोगों की लैंग्वेज में कहें फेयर वेदर फ्रेंड, अब उनसे अलग हो गए हैं। क्या लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से थर्ड फ्रंट और तीसरा मोर्चा है, उसको लेकर क्या ये डेंट मारेंगे आप लोगों के वोट बैंक पर? कौन अलग हो गया? कौन अलग हो गया? जरा बताएंगे मुझे, कौन आपके अलग? देखिए जितने ये पुराने साथी थे, आपके पुराने साथी आपसे अलग हो गए हैं। नीतीश मीटिंग कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अरविंद वो पछाड़ केजरीवाल देंगे, कभी भी हमारे साथ नहीं थे। मायावती के अलग अरविंद पॉलिटिकल केजरीवाल कभी एम्बिशंस भी है। हमारे साथ नहीं। अरविंद केजरीवाल कभी भी हमारे साथ नहीं थे। नीतीश नीतीश आते जाते रहे। नीतीश तो देखिए नीतीश आते जाते रहे, अरविंद केजरीवाल कभी भी हमारे साथ नहीं थे। देखिए राजनीति में बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे पुराने लोग छोड़ जाते हैं। और जिस समय स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट के इलेक्शंस के दूसरे इश्यूज होते हैं, सेंटर के इलेक्शन के दूसरे इश्यूज होते हैं। आपने अभी ये कहा कि नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल छवि के बारे में, मैंने उनकी इंटरनेशनल छवि के बारे में तो बताया, लेकिन एक गाँव में गरीब आदमी के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि देश की 64 साल की आजादी के उस समय 64 साल हुए थे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार बने थे। हर घर के अंतर्गत जो सबसे छोटी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जरूरत है, वो भी शौचालय भी तो नहीं था, पानी भी तो नहीं था, सड़कें भी तो नहीं थी। उस समय जाति के आधार के ऊपर लोग जाते जानबूझ के राजनीतिक दलों ने लोगों को जाति के अंतर्गत इसलिए बांध दिया था क्योंकि गांव वाले को पता ही नहीं था कि बिजली आती भी है कि नहीं आती। अब उसको बिजली मिलती है, जी। अब उसको अच्छी सड़कें मिलती हैं, उसको पीने का पानी मिलता है, उसको राशन मिलता है, उसको हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं। हर आदमी को 5 लाख रुपए का एक कार्ड मिला कि आप अपना इलाज जाके करा सकता है। अब उसका जो इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है, वो सुविधाओं के लिए शिफ्ट हुआ है। जब ये सुविधाएं नहीं थी तो क्या आधार होता था? जाति। अब जाति आधार नहीं है, लेकिन सर अब हम विकास सबको आधार जानना है। है कि काला धन भी कब आएगा, हम सबको जानना है कि काला धन देश में कब आएगा। देखिए काले धन के ऊपर जिस प्रकार से बंदिश लगी है, वही इस देश के एक प्रधानमंत्री थे ना जो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुंचते हैं, और यही दूसरे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं 100 रुपए भेजूंगा, एक एक पाई का हिसाब लूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यही एक गरीब आदमी, एक गरीब महिला, विधवा महिला के पास, एक वृद्ध महिला के पास जिस समय पेंशन जाती थी तो लेखपाल 500 रुपए 1,000 रुपए उसे ले लेता था। मेरे पास मैंने बना, उन्होंने कहा सर 500 रुपए मांगता है लेखपाल। मैंने कहा 500 क्यों मांगता है? 500 तुम्हें पेंशन मिलती है। उन्होंने कहा साल भर के 12,000 मिलती है तो वो 500 मांगता है। अब आज किसी को कोई पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, सीधा डीबीटी के माध्यम से महिला के खाते में भी जाता है, किसान के खाते में भी जाता है, सारी योजनाएं डायरेक्ट जाती हैं। तो जो लोग कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, उन लोगों को कहने को कुछ नहीं है। काला धन के ऊपर आज इनकम टैक्स की मैं बात करूं, इनकम टैक्स में कहां पर कौन व्यक्ति बैठा हुआ, कौन असेसमेंट कर रहा है, ये भी लोगों को नहीं मालूम। तो ये सारे के सारे बदलाव जो हैं ये हुए हैं और बहुत तेजी के साथ हुए हैं। आज देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज जो इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ, आज जितने टैक्स पेयर्स हैं पहले की तुलना में अब कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं टैक्स पेयर्स। आज आदमी नंबर 2 की कमाई नहीं करना चाहता, आज आदमी फेयर एंड फेयर मीन्स के माध्यम से अपना काम करना चाहता है। उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो इस देश के प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं बनाई हैं वो। चलिए जाते जाते एक अहम सवाल सा, लोकसभा चुनाव 2024 पर चर्चा कर लेते हैं। किस फॉर्मूले पर ये लड़ा जाएगा, क्योंकि देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हमने एक बार देखी है कि इश्यूज को सबसे पहले आगे किया जाता है, चाहे वो रीजनल हो, टॉपिकल हो, नेशनल हो, लेकिन चुनाव के एंड में वो गलत राजनीतिक शब्दावली, बयानबाजी, जहरीले बयान और धार्मिक ध्रुवीकरण और सोशल इंजीनियरिंग पर जीता जाता है। क्या 2024 भी वैसे ही जीता जाएगा? देखिए मैंने आपको कहा ना, पहले इस देश की राजनीति जातिवाद, संप्रदायवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, इनके ऊपर होती थी। अब मैं अगर 2014 से पहले की बात करूं तो इसके अलावा कोई दूसरे इश्यूज नहीं होते थे। आज विकासवाद की बात होती है। आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो जितना बड़ा उत्तर प्रदेश का ये एक्सप्रेसवे नेटवर्क है शायद देश में कहीं नहीं होगा। आज जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज यूपी में आना चाहता है, पहले यूपी के लिए इंडस्ट्रीज का लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होता था, आज मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। पहले बत्ती आती नहीं थी, अब बत्ती जाती नहीं है। तो ये सारे के सारे योजनाओं की अगर मैं चर्चा करना शुरू करूंगा तो बहुत बड़ी योजना है। माना जी नेशनल इश्यूज या लगता राष्ट्रवाद, है कि अगर नेशनल किसी इश्यूज या नेशनलिज्म, क्षेत्र क्या है मुद्दा आपका? नेशनल इश्यूज सारी या चीजें अपने, नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद भी अपनी जगह नहीं, दोनों चीजों की जरूरत है। देखिए जिस समय देश की सरकार है तो देश की सरकार के बारे में जब बात करेंगे तो धारा 370 की बात क्यों नहीं करेंगे? देश की सरकार के बारे में बात करेंगे तो इस देश के अंतर्गत जो सौहार्द बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया उसकी बात क्यों नहीं करेंगे? सारे इश्यूज अपने अपने स्थान के ऊपर इंपॉर्टेंट हैं। अगर आज हम लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते, आपको डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट, सड़क बहुत अच्छी बनी हो, पानी बहुत अच्छा हो, अगर घर में निकलती हुई बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी कर ले
तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम घर से निकलते हैं, अगर देशद्रोह के नाते से कोई देश के विरोध में भारत के झंडे को कुचलता हुआ नजर आता है, भारत के विरोध में बोलता हुआ नजर आता है, तो क्यों नहीं राष्ट्रवाद जागेगा। तो सारी की सारी चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण है, और सब चीजों को साथ लेकर चले, सारे के सारे इश्यूज होंगे, डेवलपमेंट भी इशू होगा, प्रगति भी इशू होगा, राष्ट्रवाद भी इशू होगा, सारी की सारी चीजों का इशू होगा। और इन सबके ऊपर इशू होगा कि ऐसा व्यक्ति जिसने 10 साल में इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है, इस देश में एक आम व्यक्ति के साथ कनेक्ट किया है, स्वाभाविक रूप से वो भी सबसे बड़ा इशू है। धन्यवाद सतीश महाना जी, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत ज्यादा लेवल ऑफ मीटिंग्स है और तमाम सांसद, कार्यकर्ता, विधायक, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में आपसे बात भी कर रहे हैं, और भी दलों को आपको अटेंड करना है क्योंकि आप सबको साथ लेकर आकर चलते हैं। सब स्वीकार्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना बेबाकी समय इंटरव्यू देने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।